तो चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। और रियल नंबर एकदम बेसिक से शुरू करना है। तो सबसे पहले इसके डिफिनीशन के बारे में हम लोग समझते हैं। डिफिनीशन क्या होता है कि कोई भी नंबर जिसका आप स्क्वायर करो, ठीक है, स्क्वायर करने के बाद अगर वो पॉजिटिव नंबर आती है या फिर जीरो आती है तो हम ऐसे नंबर को क्या बोलेंगे? रियल नंबर, राइट। एनी नंबर which square is either positive और जीरो। जैसे एग्जांपल लेते हैं, -2 का आप स्क्वायर करो तो -2 का स्क्वायर क्या आएगा? +4, पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इसका मतलब -2 क्या है? रियल नंबर है। -2 इज रियल नंबर। ओके, अगर आप 0 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा? 0, इसका मतलब वो 0 भी क्या है? रियल नंबर है, ठीक है। तो जिस भी नंबर का आप स्क्वायर करो और वो क्या है? पॉजिटिव आए या फिर क्या है? 0 आए, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं क्या? रियल नंबर। आई बात समझ में? ओके, अब इस रियल नंबर वाले चैप्टर में आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि एचसीएफ क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, ठीक है, या फिर आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो पहली बात एफटीए, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, इसको आपको रिमाइंड करा दे क्या होता है। किसी को पता है? किसी को? आदित्य, एफटीए एच product of primes. Any composite number can be uniquely expressed as product of prime. दुनिया के किसी भी कंपोजिट नंबर को आप क्या कर सकते हो? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो आपके पास है 4, तो 4 कंपोजिट नंबर है कि प्राइम नंबर? पहली बात, प्राइम और कंपोजिट में आपको पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट क्या होता है। चलिए, कंपोजिट नंबर किसको बोलोगे या प्राइम नंबर किसको बोलेंगे? प्राइम नंबर एनी नंबर विच है एग्जैक्टली 2 फैक्टर, राइट। कंपोजिट नंबर क्या हुआ? मोर देन 2 फैक्टर, एक ऐसा नंबर जिसके बाद 2 से अधिक फैक्टर हो गया, लाइक एज 4। इसके कितने फैक्टर है? 2 से अधिक है, एक 1 भी इसका फैक्टर हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा। और जो प्राइम नंबर होता है उसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, राइट। एक तो 1 होगा और दूसरा वो नंबर खुद ही होगा। तो बताओ प्राइम नंबर में आपको क्या मिल जाएगा? 2, 3, 5, 7, 11, 13 ऐसे जाएगा, ठीक है। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन होता है? 2। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है और सबसे लार्जेस्ट पता ही नहीं, अनडिफाइंड। क्या पता है सबसे बड़ा कौन होगा, लेकिन सबसे छोटे के बारे में आप बता सकते हो। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2, एंड 2 इज द ओनली प्राइम विच इज इवन। समझे? दुनिया का सारा प्राइम क्या होता है? ऑड होता है, सिवाय किसके? 2 के। समझ गए? कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 1 होता है। तो 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। नोट में आप एक बातें लिख सकते हो कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है, क्या है? 1, ठीक है। 1 के अलावा कुछ और फैक्टर आएंगे? नहीं। अब 1 को चाहे 1 बार लिखो चाहे 10 बार लिखो, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन अगर इस नंबरों को देखो जो ऊपर अभी लिखे गए हैं, इनके पास सिर्फ 2 फैक्टर, एग्जैक्टली 2 फैक्टर। तो जब 2 फैक्टर आएंगे प्राइम हुआ, 2 से ज्यादा फैक्टर हुए तो कंपोजिट हुआ, लाइक है 6, 4, 10। इन सबको क्या है? 2 से अधिक फैक्टर है। बाउंडेशन नहीं है कि 3 ही होने चाहिए, 4 ही होने चाहिए, जितने मन करे उतने रहे, बस शर्त यह है कि 2 से अधिक हो। समझ गए प्राइम और कंपोजिट? तो एफटीए क्या कहता है? एफटीए यही कहा, एफटीए का मतलब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इन्होंने ये बताया
कि दुनिया के सारे कंपोजिट नंबर को आप यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम में, वेयर ऑर्डरिंग डजंट मैटर। ठीक है ना? तो आप यहां पे ये बोला गया एफटीए के बारे में, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी यूनिकली एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है? वेयर ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर्स। ऑर्डरिंग मैटर नहीं करता। ऑर्डरिंग का मतलब क्या हुआ कि आप क्रम को आगे पीछे करके लिख सकते हो। आई बात समझ में? फॉर एग्जाम्पल, चलिए ये समझ में आ गई इतनी बातें। अब देखो, अगर मान लो इसको हटा देते हैं, प्राइम नंबर आप समझी गए। एग्जाम्पल के तौर पे आते हैं, जैसे मान लो 6 क्या है, कंपोजिट है कि प्राइम है? कंपोजिट है। तो हम इसको प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखे तो प्राइम नंबर 2 और 3, प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में आपने देखो इसको लिख दिया कि नहीं? ये भी एक प्राइम नंबर, ये भी एक प्राइम नंबर। अब कोई अगला ये कहेगा कि हम तो 6 को ऐसे लिखेंगे 3 into 2, क्या दिक्कत है भाई? ऑर्डर को आपने चेंज करा, और यहां भी तो लिखा है कि ऑर्डरिंग डजंट मैटर। ऑर्डरिंग आप किसी भी क्रम में लिखो, लेकिन हाँ सारे नंबर प्राइम में लिखे जा सकते हैं। क्लियर? ओके, नोट हो गया? अब इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ऐसे आता है कि फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग। आप इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे जो नंबर दिया हुआ है। पहला हम लिख देते हैं, चलो एक ही करते हैं, 16, 24 एंड 36। 3 नंबर है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। ठीक है? 3 का सेट हो सकता है, 2 का भी सेट हो सकता है। तो सबसे पहले, अच्छा कभी कभी आगे ये भी लिखा रहता है कि बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका आगे ये भी लिखा होता है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है? अब ये बताओ, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ हम डिवीजन मेथड से भी निकालते हैं। तो पहले जब इक्विलिट डिवीजन लेमा था, ईडीएल जिसको बोलते थे, अभी वो डिलीटेड चल रहा है, तो इक्विलिट डिवीजन लेमा में हम डिवीजन मेथड का भी यूज करते थे। ठीक है ना? यहां पे हम केवल प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की बात करेंगे। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करोगे? 16 है, 16 को ऐसे लिखो, 24 लिख लो और 36, राइट? 16 का प्राइम फैक्टर क्या होगा? अच्छा 16 क्या है, कंपोजिट है कि प्राइम है? कंपोजिट है। तो जब ये कंपोजिट है तो इसके प्राइम नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं, प्रोडक्ट के फॉर्म में। तो क्या लिखेंगे? 2 into 2 into 2 into 2। और 24 को क्या लिखोगे? 2 into 2 into 2 into 3। और 36 को क्या लिखोगे आप? 2 into 2 into 3 into 3। अब देखिए, सबसे आसान होता है कि आप इसको ऐसे लिख लो। देखो 2 कितनी बार आया है, तो 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। यहां 2 कितनी बार आया है? 3 टाइम्स, तो 2 रेज़ टू पावर 3 इंटू 3 कितनी बार आया? 1, तो इसका पावर 1 तो लिखा नहीं जाता, ऐसे भी लिख सकते हो। और यहां पे 2 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 2, ऐसे लिख लिया। अब यहां पे हम एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है? अगर आपको एलसीएम निकालना है तो जितने भी डिफरेंट नंबर दिख रहे हैं सारे नंबर आप लिख लो।
देखो यहाँ ऑल डिफरेंट नंबर क्या है, एक तो 2 आ रहा है और दूसरा 3 आ रहा है, तो 2 इंटू 3 ऐसे लिख लो। ठीक है, इसका पावर आपको क्या लगाना है, मैक्सिमम पावर क्या लगाना है, मैक्सिमम। तो बताओ 2 का मैक्सिमम पावर कितना है, 4, यहाँ 4 हो गया। और 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, अब बस चाहो तो इसको ओपन करके मल्टीप्लाई कर लो। ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और यहाँ 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई करोगे और जो भी आंसर आएगा लिख देंगे। कितना आ रहा है, 144 लिख दिया, एलसीएम आ गया 144, राइट। अगर आपसे एचसीएफ पूछा जाए तो क्या करोगे, एचसीएफ के लिए जितने यहां पे नंबर दिख रहे हैं डिफरेंट वो नहीं लिखने हैं, हमें वही नंबर लिखने हैं जो तीनों में क्या हो, कॉमन नंबर लिखना है, राइट। यानी यहां पे तीनों देखो, ये 2 2 2 तीनों में आया है क्या, तो ये तीनों में आया लिख लो, इनटू 3 3 यहाँ 3 है क्या, नहीं। तो अगर तीनों में नहीं है तो आप नहीं लिखोगे, 2 में है 1 में नहीं है तो भी नहीं लिखेंगे, ये नहीं कि 2 में है तो लिख लो, समझ गए बात को। तो यहाँ पे केवल 2 रहेगा, और 2 का कौन सा पावर लेना है, मिनिमम। तो यहाँ पे मिनिमम पावर बोलो क्या है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों का जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा, 4 होगा। क्लियर है, यानी आप एक रिजल्ट ऐसे समझ सकते हो कि जब आप एलसीएम की बात करते हो तो ऑल डिफरेंट नंबर लिखना है, क्या लिखना है, ऑल डिफरेंट नंबर, और उसका पावर क्या देना है, मैक्सिमम वाला देना है। और अगर आप एचसीएफ लेंगे तो ऑल कॉमन नंबर, ठीक ना, कॉमन नंबर आपको लिखना है और उसका पावर क्या देना है, मिनिमम देना है। आई बात समझ में। अगर आप ऐसे यहां से मिलाते हो कि ये तीनों में है ये तीनों में है तो यहां कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन पावर में अगर बना लिए तो आसानी से, अगर एलसीएम निकालना है तो जितने डिफरेंट नंबर हैं सारे लिखो इनटू में करके और उसका सबका क्या करो, मैक्सिमम पावर दे दो। ऐसे ही एचसीएफ अगर लिखना है तो जो तीनों में कॉमन नंबर है वही लिखना है और उसका पावर क्या देना है, मिनिमम देना है। क्लियर हो गया। दूसरी चीज बची हुई है, a इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ ऑफ a कॉमा बी इंटू एलसीएम ऑफ a कॉमा बी। अब यहां से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखो a क्रॉस b का मतलब हुआ कि आपको 2 नंबर दिए गए हैं, 2 नंबर का प्रोडक्ट वही आएगा जो इनका एचसीएफ और इनका एलसीएम आएगा। आई बात समझ में। तो इसका फायदा क्या होता है, जैसे हम कह दें कि कोई 2 नंबर ले लेते हैं ए और बी, और ये 2 नंबर हमको पता है और उनका एचसीएफ भी हमको पता है, ठीक है। यानी इस पूरे इक्वेशन में आपको कितने क्वांटिटी गिवन है भाई, 1 2 3 एंड 4। आउट ऑफ दीज 4 क्वांटिटी कोई भी 3 इसमें से पता रहेगा तो चौथा आप क्या करोगे, निकाल लोगे। जैसे मान लो ए और बी पता है, दोनों नंबर पता है और एचसीएफ भी पता है, और हमें पूछा कि बताओ एलसीएम क्या होगा, तो आप एचसीएफ को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और डिवाइड कर दोगे तो एलसीएफ जो आएगा वही एलसीएफ होगा। अगर मान लो आपको ये 2 नंबर ना देके, कभी कभी ऐसे देता है कि एक नंबर है 50 और दूसरा नंबर फाइल करिए और दोनों का एचसीएफ कुछ है, दोनों का एलसीएम दिया हुआ है, समझे। तो मान लो अगर ए पता है बी नहीं पता है तो ए को इधर ले जाओगे तो क्या होगा, डिवाइड होगा। अगर कोई चीज इनटू में होता है तो इधर जाएगा तो इक्वेशन इक्वल के इधर आएगा, क्या होगा, डिवाइड होगा। तो इसको लाके डिवाइड कर दोगे। आई बात समझ में। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक नंबर है 16 और एक नंबर है, या ऐसे कर लो, एक नंबर है 12 एक नंबर है 20। अब जरा इनका एचसीएफ निकाल दो। तो एचसीएफ निकालोगे तो क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 और इसका क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 5 मीन्स 2 का पावर 2 3 और यहाँ 2 का पावर 2 5। अगर आप एचसीएफ निकालना चाहते हो
तो बोलो एचसीएफ इसका क्या आएगा, जो दोनों में कॉमन होगा वही होगा, तो 2 का पावर 2 यानी कितना आएगा 4, ये एचसीएफ हो गया। अब हमको पता है कि इसका एलसीएफ निकालना है, ठीक है। तो अगर यही क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए कि इफ एचसीएफ ऑफ, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखो यहां से एलसीएफ निकालोगे तो क्या आ जाएगा 4, यानी जो दोनों में कॉमन होगा, डिफरेंट नंबर लिखोगे वो, और फिर एक नंबर होगा 3 और एक नंबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इनका मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 60 हो जाएगा, यही होगा। अगर मान लो हम ऐसे कहें कि एचसीएफ ऑफ 12, 20 इज कितना 4, फाइंड इट्स एलसीएम, क्वेश्चन ऐसे बनेगा। अब देखो दो नंबर हमको क्लियरली दिख रहे हैं और उनका क्या दिख रहा है एचसीएफ। तो एक बात बताओ, हम ये फार्मूला लगा सकते हैं a इंटू बी इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम, लगा सकते हैं। तो a की जगह 12 रखो, इसके जगह 20 रखो, और एचसीएफ क्या है 4 और एलसीएम क्या है तो नहीं पता, x मान लो। अब इसको मल्टीप्लाई करो 12 और यहां 20 और अपान 4 और यहां x। अब ये 4 इंटू में था, नीचे आएगा डिवाइड होगा, समझे। 4 5 जा 20, 12 5 जा 60। बताओ x की वैल्यू क्या है 60, और x वही है जिसको आप एलसीएम कह रहे हो। तो देखो एलसीएम आया था नहीं आया था इस मेथड से। तो ये फार्मूला थोड़ा सा कारगर होगा जब आपको 3 क्वांटिटी गिवन हो और चौथा कोई भी निकालना हो। समझ गए बात को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में आएगा प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है। हमें ये क्वेश्चन आएगा प्रूव दैट √2, अच्छा √2 के बजाय √3 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, √7 भी हो सकता है, ठीक है। ज्यादातर आपको ऑड नंबर ही आते हैं, इवन नहीं आता है। इवन भी आ सकता है, ऐसा नहीं, रूट में 8 भी आ सकता है, ठीक है, लेकिन ज्यादातर यही आएंगे √2, √3, √5, लगभग हर साल ये क्वेश्चन आते हैं। अब इसको प्रूव करने का तरीका क्या है, बहुत आसान है। इसको मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम सॉल्व करते हैं। किस मेथड से करेंगे, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन इसका नाम है, ठीक है। अब कंट्राडिक्शन का मतलब होता है किसी चीज को कंट्राडिक्ट करिए, यानी विरोध करिए। जैसे मैं कहूं कि बाबू पढ़ ले 2 घंटे, नहीं तो नंबर कम आएगा, आप कहोगे कि ऐसे कैसे कम आएगा, नहीं पढ़ेंगे, यानी हम देख लेते हैं। तो जब नंबर कम आ गया तब कहोगे हाँ सर जी सही कह रहे थे, नंबर तो कम आ रहा है, नहीं पढ़ेंगे तो, समझ गए। तो ये कंट्राडिक्शन हुआ, यानी आप किसी की बातों को ना मान के उसके अपोजिट बात करो, और फिर जब किसी मुसीबत में आ जाओ तो कहो हाँ आप ही सही थे मैं गलत था। दिस इज कॉल्ड मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, राइट। अब चलिए इसकी शुरुआत करते हैं, यानी इसको कैसे सॉल्व करने। तो इसको ऐसे सॉल्व करें, सबसे पहले ये जो चीजें बोला है उसका अपोजिट कर लेते हैं, ठीक है। ये अपोजिट कैसे करोगे, अगर ये कह रहा है इरेशनल है तो आप क्या कहोगे रेशनल है। तो लेट √2 इज अ रेशनल नंबर। अब बताओ अगर ये रेशनल है तो रेशनल की क्राइटेरिया को फुलफिल करेगा, करेगा ना। तो दिस इंप्लाइज √2 is equal to p by q, where p, q not equal to 0 are integers and p and q are co-prime। अब आपको यह समझना है कि p और q इंटीजर है बट q नॉट इक्वल टू 0। आप जानते हैं जब आप रेशनल नंबर का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो रेशनल नंबर को p बाई क्यू टाइप से लिख सकते हैं, और q वाला 0 नहीं होता है। q क्यों नहीं 0 होता है, क्योंकि किसी भी फ्रैक्शन का जब डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा तो पूरी फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, राइट। अब दूसरी बात यह है कि p एंड q आर को प्राइम भी होना चाहिए, तभी वो स्टैंडर्ड फॉर्म में माना जाएगा कि हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में रेशनल नंबर है, समझे। तो p और q को प्राइम होने का मतलब ये नहीं है कि p प्राइम हो और q भी क्या हो
प्राइम हो, ऐसा नहीं है। हो सकता है कि दोनों के प्राइम हो सकता है कोई एक प्राइम हो सकता है कि दोनों के दोनों भी प्राइम नहीं हो। तो फिर आप कहोगे फिर को प्राइम का मतलब क्या हुआ? को प्राइम का मतलब ये हुआ कि दोनों का एचसीएफ, यानी एचसीएफ ऑफ पी कामा क्यू शुड बी 1। पी और क्यू का एचसीएफ क्या आना चाहिए? 1, यानी दोनों में 1 के सिवाय कोई भी चीज कॉमन नहीं होनी चाहिए। अगर पी और क्यू में 1 के सिवाय कोई चीज कॉमन नहीं है तो इसका मतलब क्या समझे कि 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो दोनों को क्या करे? डिवाइड करे। आई बात समझ में? ओके, अब इसमें क्या करिए? स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा? पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। अब यहां लिख सकते हो स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब ये बताओ, इसका ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? तो बताओ 2 बाई 1 इसको मांग सकते हैं, तो 1 के मल्टीप्लाई कहां कर सकते हैं? पी में। तो पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा? 2q स्क्वायर आ गया। इसको चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 कर लो। पी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया? 2q स्क्वायर। अच्छा, इसको डिविजिबिलिटी रूल से देखो तो ये आपका डिवाइडेड हो गया और ये हो गया डिवाइडर, ये हो गया कोसेंट। तो बताओ रिमाइंडर कितना माना जाए? 0। और रिमाइंडर जब 0 है तो वो पूरा पूरा समझो डिविजिबल है। तो इसका मतलब पी स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 2 से। अगर पी स्क्वायर को 2 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर समझो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। समझ गए? यानी हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पी स्क्वायर कोई वैल्यू है जो कि 2 के मल्टीपल में आ रही है, यानी 2 में किसी चीज का क्या कर रहे हो? मल्टीप्लाई। तो जब 2 के मल्टीपल में आ रही है तो पी स्क्वायर हर हाल में 2 से क्या होगी? डिवाइड होगी। तो हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि पी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2, राइट? अच्छा, ये बताओ अगर पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल है तो पी भी क्या होगा? डिविजिबल बाई 2 होगा। ये भी थ्योरम आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है ना? कि अगर किसी नंबर का स्क्वायर डिविजिबल है किसी प्राइम नंबर से तो उसका स्क्वायर रूट भी क्या होता है? डिविजिबल होता है। तो P इज डिविजिबल बाई 2। अब एक बात हो, अगर P 2 से डिविजिबल है तो P भी 2 के क्या होगा? मल्टीपल में होगा। तो P इज इक्वल टू 2 इंटू यम। यम कोई नंबर है, कोई इंटीजर है, यम भी एनी इंटीजर। समझे? अब बताओ ये p के जगह हम 2m इक्वेशन नंबर 1 में रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं। तो इसको पुट इन 1 इक्वेशन 1 कर सकते हो। पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब ये वैल्यू उठा के हम इक्वेशन नंबर 1 में क्या करेंगे? पुट करेंगे। तो जब आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो चलिए इसको यहां से आते हैं। जैसे ही आप इसको 1 में पुट करोगे तो p के जगह पे रख दोगे 2m, हो जाएगा। अच्छा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर भी कर दो और इधर क्या है? 2q स्क्वायर। दिस इंप्लाई 4m स्क्वायर इक्वल टू 2q स्क्वायर। 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 2। तो यहां से इधर क्या बचा? q स्क्वायर। एक तरफ क्या बच गया? 2m स्क्वायर। q स्क्वायर को इस साइड कर लो, इसको इधर कर लो। अब बताओ, जैसे ही इक्वेशन नंबर 1 बना था और आप बोल रहे थे कि p स्क्वायर 2 से क्या है? डिविजिबल है, ऐसे ही q स्क्वायर भी ऐसे बन गया। तो हम बोल सकते हैं q स्क्वायर भी किससे डिविजिबल है? 2 से, क्योंकि q स्क्वायर डिवाइडेड हो गया तो डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर 0 है। दिस इंप्लाइज q स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 2। ये बातें क्लियर हुई? अब एक बात बताइए, अगर q स्क्वायर डिविजिबल है 2 से तो q भी क्या होगा? q इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। q भी 2 से क्या हो जाएगा? यहां से q हो गया 2 से डिविजिबल और यहां से p भी हो गया 2 से डिविजिबल। तो आपने देखा कि p और q क्या है?
दोनों 2 से क्या है, डिविजिबल है। और जब दोनों 2 से डिविजिबल है तो वही तो हमारा कंट्राडिक्शन मिल गया। क्यों भाई? क्योंकि P और Q का HCF क्या है, 1 है। इसका मतलब कि P और Q को 1 के अलावा कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है, जबकि यहां तो Q भी 2 से डिवाइड हो रही है और P भी 2 से। तो इसका मतलब हमें कहीं कंट्राडिक्शन मिला कि नहीं मिला? इस बात का कंट्राडिक्शन मिला कि P और Q क्या है, को प्राइम है। यहां कहा जा रहा है को प्राइम है, और यहां देख रहे हैं कि दोनों के दोनों 1 के अलावा किसी भी नंबर से डिवाइड हो रहा है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे कि हमारा माना हुआ चीज क्या है, गलत है। यानी हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है। इसका मतलब जो क्वेश्चन है वही क्या है, राइट है। और हमने क्या सपोज किया था कि इरेशनल है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, इरेशनल। तो हमने अपनी गलती स्वीकार करी और बोल दिया गया कि ये क्या है, इरेशनल। तो इसका एक स्टेटमेंट आप लिखेंगे। चलिए मैं यहां लिख के दिखाता हूं कि नाउ P and Q both are divisible by 2, which is contradiction of the fact that P and Q are co-prime. Hence, our supposition is wrong. Our supposition is wrong. Therefore, under root 2 is an irrational number. अगर मेरा माना हुआ चीज गलत है तो इसका मतलब जो क्वेश्चन कर रहा है वही क्या है, सही है। Hence, root 2 is an irrational number. ठीक है।